ननद की हो गई मैं। शर्मा जी का एक खुशहाल परिवार था। परिवार में पत्नी सुनीता जी, 2 प्यारे बच्चे राहुल और नम्रता थे। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और उनके दोनों बच्चे राहुल और नम्रता कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर में राहुल की शादी की बातें होने लगती है, लेकिन राहुल हर बार मना कर देता था। इधर ये सब देखते हुए एक दिन घरवाले राहुल को घेर कर बैठ जाते हैं और उससे शादी के बारे में बात करते हैं। देख राहुल बेटा, कितना बढ़िया रिश्ता आया है तेरे लिए, और लड़की तो देख कितनी खूबसूरत है। हाँ भैया देखो तो ज़रा, भाभी कितनी सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। आप हमेशा से एक पढ़ी लिखी लड़की चाहते थे ना? भाभी? क्या मतलब नम्रता? मैंने अभी तक लड़की को देखा तक नहीं और तू उसको भाभी बोल रही है? माँ, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मैं अभी शादी करने के मूड में नहीं हूँ। आप लोग पहले नम्रता के लिए अच्छा सा रिश्ता देखो। बेटा, नम्रता तुझसे छोटी भी है और अभी पीएचडी कर रही है, तो उसका अभी शादी करने का मूड नहीं है। और ये लड़की मुझे तेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक लग रही है। तू एक बार मिल ले और सब अच्छे से समझ ले। सबसे बड़ी बात, लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन कुछ कारणों के चलते उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई है। अब वो टीचिंग का जॉब कर रही है और हम दहेज विरोधी है, ये तो तू जानता ही है। फिर इस रिश्ते में मुझे कोई कमी नहीं दिख रही। हाँ भाई, और मुझे ना बचपन से अपने भाई की शादी का बड़ा ही इंतज़ार था। मेरी भाभी आएगी तो मैं उसके साथ ऐसे रहूँगी जैसे वो मेरी दोस्त हो। उसके साथ घूमने जाऊँगी, एंजॉय करूँगी। इसलिए पहले शादी आपकी होगी। मुझे तो अपनी भाभी के आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। अरे एक बार मिलने में क्या हर्ज है बेटा। आजकल तो वैसे भी बच्चे शादी के पहले मिलजुल लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं। अब हमारे ज़माने जैसा तो है नहीं कि किसी के भी गले बांध दिया। क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब बिना देखे ही शादी कर लेते थे ना हम। सब हंसने लगते हैं। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। एक बार प्रिया से मिलने के बाद राहुल और प्रिया की शादी हो जाती है। अब प्रिया शादी करके राहुल के घर आ जाती है। घर में सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपनी शादी की पहली रात। देखो प्रिया, आज से तुम मेरी पत्नी होने के साथ साथ इस घर की सदस्य भी हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर को पूरी तरह अपनाओ और हमारे घर में हमेशा खुशी का माहौल रहे। मेरे लिए मेरा परिवार हमेशा से ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। प्रिया हाँ में सर हिला देती है। अगर आज के दिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँ तो आप मुझे देंगे? हाँ बोलो प्रिया, क्या चाहिए तुम्हें? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं माँ से बात करके तुम्हारी पढ़ाई शुरू करवा दूँगा। शादी के कुछ दिन बाद प्रिया घर अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन उसे अपनी ननद से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वो उससे उम्र में ज़्यादा होने के बाद भी आज तक पढ़ाई कर रही थी, लेकिन किसी को उसकी पढ़ाई का ख्याल नहीं था। इसके कारण अब वो बहुत परेशान रहने लगती है। कुछ दिन बाद, माँ मैं आज थोड़ा लेट लौटूंगी, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है। तभी प्रिया वहाँ आती है। क्यों दीदी, आज ऐसा क्या है जो आप लेट आने वाली हैं? वो भाभी आज ना मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाँ दीदी, आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस काफ़ी ट्रेंड में है। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन अभी तो तूने कुछ खाया भी नहीं, कुछ खा कर जाना। प्रिया, तूने खाना रेडी कर लिया है ना? ज़रा नम्रता को खाना लगा दे, वो खाकर चली जाएगी, फिर पूरा दिन उसे बाहर ही रहना है। लेकिन माँ जी, खाना तो आज रेडी नहीं हुआ है। क्या? खाना रेडी नहीं किया अभी तक? नहीं माँ जी, दरअसल मुझे पता नहीं था ना कि नम्रता दीदी को आज एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाना है। अरे ये भी कोई बात हुई भला? अरे माँ कोई बात नहीं ना, आप भाभी को कुछ मत कहिए, मैं खाना बाहर खा लूँगी। और इतना कहकर वो घर से निकल जाती है। इधर प्रिया को नम्रता पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, मैडम को पका हुआ खाना चाहिए। मैं तो उम्र में नम्रता से भी छोटी हूँ, लेकिन मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़ रखी है और खुद की बेटी के लिए इतना प्यार। अब देखो मैं क्या चक्कर चलाती हूँ। उस दिन नम्रता को एक्स्ट्रा क्लासेस के कारण आने में देर हो जाती है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। तभी राहुल घर आता है। माँ, नम्रता कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ ने पूरी तरह से बात भी नहीं सुनी थी कि प्रिया बाहर निकलकर जवाब देती है। हाँ, अभी तक आई नहीं है आपकी लाडली नम्रता। देख लो, वैसे भी आजकल माहौल कितना ख़राब है। लड़कियां आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस कहकर कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी नम्रता ऐसी नहीं है। कुछ दिन बाद राहुल ऑफिस जाते हुए प्रिया से कहता है, अरे प्रिया, आज शाम को रेडी रहना, आज हम तीनों मूवी देखने जाने वाले हैं।
हम तीनों मतलब? अरे मैं, तुम और नम्रता। अच्छा। प्रिया का मुंह बन जाता है। अब प्रिया पूरा दिन ये प्लान बनाती रहती है कि नम्रता उनके साथ मूवी देखने ना जा पाए। शाम को सासू माँ कहती हैं, अरे प्रिया बेटा, तू आज मेरे साथ राशन लेने चल। घर में सारा राशन खत्म होने को आया है और राहुल को भी टाइम नहीं मिल रहा। प्रिया अपना दिमाग चलाती है। अब नहीं माँ जी, आप नम्रता दीदी को ले जाओ ना। मेरे सिर में ना आज बहुत तेज़ दर्द है। वैसे भी हमारी नम्रता दीदी हर काम में इतनी एक्टिव है, पूरा दिन घर से बाहर रहती है तो उनको सारी जानकारी भी है। मेरी किस्मत में तो सिर्फ चूल्हा चौका ही लिखा है। ठीक है बेटा, तू आराम कर, हम दोनों चले जाते हैं और हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं से बड़ी मौसी के घर होते हुए रात तक आएंगे फिर। हाँ माँ, मैं भी काफ़ी दिन से मौसी के घर नहीं गई। चलिए मैं भी चलती हूँ। भाभी, आप भी हमारे साथ चलती तो कितना अच्छा रहता ना। हाँ दीदी, मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी साथ में चलेंगे। इधर नम्रता अपनी भाभी प्रिया की हर एक बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसे भाभी का उखड़ा हुआ मूड समझ में तो आता है, लेकिन घर में छोटे होने के कारण कुछ भी कह नहीं पा रही थी। जब राहुल ऑफिस से घर आता है तो देखता है घर में कोई नहीं है। प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? रेडी हो कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल रेडी हूँ जी। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी, लेकिन नम्रता कहाँ है? और माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो लोग राशन लाने गए हैं। अरे ऐसे कैसे? नम्रता तो हमारे साथ चलने वाली थी ना। अरे तुम्हारी छोटी बहन अब बड़ी हो गई है, अब तुम ही देख लो ना। अब वो हमारे साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करती है। क्या कहा? मैं अपनी बहन को इतना प्यार करता हूँ, अपनी जान उस पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बहन। राहुल नम्रता से बहुत नाराज़ हो जाता है और उससे बात करना बंद कर देता है। फिर एक दिन नम्रता अपनी भाभी प्रिया के कमरे के बाहर से निकल रही होती है, तभी उसके कानों में भाभी की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। अरे क्या बताऊँ स्वाति, अब तू तो जानती है मेरे दिल की सारी बात, लेकिन अपने मन का हमेशा कहाँ होता है। घर में सबसे बड़े होने का फ़र्ज़ निभाया, पापा की तबीयत खराब हुई तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, और अब यहाँ शादी के बाद इकलौती बहू हूँ तो मुझे ये सब संभालना है। मेरा प्रोफेसर बनने का सपना तो कहीं पीछे छूट गया। मैंने राहुल जी से भी सिर्फ यही एक वादा लिया था कि मुझे शादी के बाद पढ़ाई करनी है, लेकिन उन्हें तो ये बात अब तक याद भी नहीं है। और ये कहते वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। नम्रता ये सारी बातें सुन लेती है। उसे याद आता है कि कुछ ही दिनों में उसकी भाभी प्रिया का बर्थडे है। बर्थडे के दिन, माँ आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं घर लेट ही आऊँगी। लेकिन बेटा आज तो तेरी भाभी का बर्थडे है ना। तो मैं क्या करूँ, अब है उनका बर्थडे तो है, लेकिन मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगी। अरे आज इसे क्या हो गया? वैसे तो ये हमेशा भाभी भाभी करती रहती थी। तब तक प्रिया आती है। हाँ सही कहा दीदी आपने, अब है बर्थडे तो है, इस पे कोई खास वाली तो बात है नहीं। नम्रता ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को नम्रता का फ़ोन राहुल के पास आता है। भैया आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, नम्रता का एक्सीडेंट हो गया है, वो बेहोशी की हालत में है, आप सभी लोग एक साथ आना। राहुल घर में जल्दी से सबको बुलाता है। पापा, माँ, प्रिया, सब लोग जल्दी से मेरे साथ चलो। नम्रता का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बताया। वो सब बताए हुए एड्रेस पर निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर, ये एड्रेस तो गलती से किसी होटल का दिया है, मैं उसकी फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ। तभी एकदम से लाइट चली जाती है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तभी अचानक से लाइट जल जाती है। हैप्पी बर्थडे प्रिया भाभी। सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। प्रिया बहुत खुश हो जाती है। नम्रता अपनी भाभी के लिए एक गिफ्ट लेकर आती है और उसे खोलने के लिए कहती है। प्रिया गिफ्ट खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये क्या दीदी? ये है आपकी बुक्स और ये रहा आपका लैपटॉप। आप बस कल से अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हैं। आपका सपना पूरा करने का समय आ गया है। प्रिया जोर से रोने लगती है। नम्रता दीदी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, आपके खिलाफ आपके भैया को गलत कहा, लेकिन आप मेरे बारे में इतना सोचती है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं प्रिया, माफ़ तो तुम्हें मुझे करना चाहिए। मैं तुम्हारे इस सपने को तो भूल ही गया था। मैंने तुमसे ये वादा भी किया था, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्रिया। अरे नहीं नहीं, आप दोनों दुखी मत हो। आज तो खुशियाँ मनाने का दिन है।
और भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। अब आपके सपने पूरे होने का समय आ गया है। मैंने आपका फॉर्म फिल कर दिया है और कल से हम दोनों साथ में कोचिंग भी जाएंगे। मोनिका के ससुर जी काफी पुराने ख्यालों के थे, पर घर पर उनके ससुर जी की ही चलती थी। शादी के बाद देखो राकेश बेटा, साफ साफ बोल रहा हूँ, शादी हो गई है इसका यह मतलब मत समझना कि सारा दिन घूमते रहोगे बीवी के साथ। सुबह देर से फैक्ट्री और आए दिन छुट्टी। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कम से कम 1 महीने तो बेचारे को बीवी के साथ घूमने फिरने दे। तुम चुप रहो। ये जो आए दिन तुम ड्राइवर लेकर शॉपिंग में जाती हो, बेटियों के ससुराल में घुसी रहती हो, उनको महंगे महंगे तोहफे देती हो, ये सब कमाई से आता नहीं। बोलो तो घर बैठ जाते हैं, फिर फूंकना चूल्हा। अरे नहीं नहीं, बहुत चूल्हा फूंक लिए हैं जी, अब नहीं, अब तो जो जिंदगी जी रहे हैं उसी की आदत हो गई है। तो मुंह बंद रखना, समझी? जब हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो शांत रहो। तो क्या कह रहे थे राकेश? अब कल रात तुम ससुराल चले गए और यहाँ हम बुढ़े बुढ़िया बिना कुछ खाए सो गए। चिंता थी तुमको? पर रात का खाना तो बना था, रामू भी था, लगा देता खाना, फिर क्यों खाना नहीं खाया आपने? ससुर जी को बेटी की बात बुरी लगती है। वो पास खड़ी बहू को देखते हैं और चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद, आज तुम मेरे साथ फैक्ट्री चलोगे, समझे? तैयार हो जाओ। अरे पर पापा, कल का सारा काम हम कर चुके हैं, आज मोनिका को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। आप चलिए, हम आते हैं। बहू को डॉक्टर के पास कालू ड्राइवर ले जाएगा। पर पापा, देख, जितना बोल रहे हैं करो, तैयार होकर जल्दी आओ, इंतजार कर रहे हैं हम। बेटा बेचारा क्या करता, पिता के कहने पर तैयार होकर कार में बैठ जाता है। कार के अंदर, ड्राइवर, वो पहाड़ी वाला राम मंदिर है ना, वहां ले चलो कार। अरे नहीं नहीं पापा, आगे से गलती नहीं करेंगे, पहाड़ी से ना फेंको हमें प्लीज पापा। अरे चुप लपड़गंजू, फेंकने नहीं समझाने ले जा रहे हैं। वो क्या है ना, पहाड़ी में तुम्हारे दिमाग का नेटवर्क ठीक से पकड़ेगा। पिता बेटे को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर जाते हैं। फिर वहां पर, देखो बेटा, मैं जब इस शहर में आया था तो मात्र 2 जोड़ी कपड़े लेकर, लेकिन फिर मैंने ना तुम्हारी माँ की खुशी देखी ना उसका मायका। बस मन लगाकर काम पर लग गया। आप क्या कहना चाहते हैं पापा, थोड़ा खुलकर समझाइए ना। देखो बेटा, हम लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया है, उनका घर ठीक से चले ये भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है ना? तो फिर तुम क्यों बहू के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो? पिताजी बोलते ही जा रहे थे और बेटा उनकी बात समझ रहा था। कई घंटों की बातचीत के बाद, आप सही बोल रहे हैं पिताजी, ये औरतें हमें तभी तक पूछेंगी जब तक हम इन लोगों को सुख सुविधा दे रहे हैं। पिताजी, मैं कसम खाता हूँ, मैं ना मोनिका के घर जाऊंगा, ना ही उसकी कोई भी बात सुनूंगा। पिताजी मन ही मन खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन, सुनो राकेश, वो कल जरा मीना के घर जाना है, ले चलोगे ना? देखो मोनिका, इस घर में सारा दिन कोई ना कोई आता रहता है। अगर तुम चली गई तो उन लोगों के चाय, नाश्ते, उठने बैठने का इंतजाम कौन करेगा? अरे उसके लिए तो नौकर है ना, और कौन सा वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं? अरे बिजनेस के सिलसिले में आते जाते हैं। वैसे भी तुम लोगों के घर का तो रिवाज है ना कि बहू मेहमानों के सामने बाहर नहीं निकलती। देखो राकेश, मैं बंद कर नहीं रह सकती हूँ। शादी से पहले हम कितना घुमा फिरा करते थे। वो पहले की बात थी, अब मेरे पर जिम्मेदारी है, बिजनेस देखना है। सारा दिन तुम्हारे साथ घूमूंगा तो काम पर कब जाऊंगा? राकेश अब मोनिका से बात भी कम करता था। एक सुबह, अरे राकेश, तुम कब आए? रात में भी अब घर पर नहीं रहते, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे रहने दो, मैंने बाहर पूरी सब्जी खा ली थी, अब नींद आ रही है। 2 घंटे बाद उठा देना, फैक्ट्री जाना है। वो तो ठीक है, लेकिन रात भर काम किया है, ऐसे में सिर्फ 2 घंटे की नींद। तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। बहू, राकेश के लिए काम ज्यादा जरूरी है, उसे काम पर जाने से मत रोको। और हाँ बहू, अब से वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाएगा। तुमको जहाँ जाना हो, ड्राइवर और कार खड़ी है, चली जाना। ससुर जी के जाने के बाद मोनिका रोने लगती है। क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मेरी मौसी की बेटी की शादी है कल, तुम नहीं चलोगे? देखो, रोना बंद करो,
चलूंगा मैं। अगली शाम राकेश ऑफिस में। पिताजी, वो मोनिका के घर पर शादी है, मेरा उसके साथ जाना जरूरी है। देखो बेटा, जाओ, लेकिन एक क्लाइंट आ रहे थे। मुझे तो चक्कर आ रहा है, लेकिन तुमको जाना है तो जाओ, मैं रुक जाता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, आप घर पर जाइए, मैं हूं ना। वैसे भी शादी तो रात भर चलती है। पिताजी चले जाते हैं, लेकिन घंटों के बाद भी कोई भी क्लाइंट ऑफिस नहीं आता। इधर घर पर मोनिका शादी में जाने के लिए तैयार बैठी होती है। बहुत इंतजार के बाद भी जब राकेश नहीं आता तो मोनिका बेटा, उसको तो मैंने कहा था कि तू घर चला जा, मीटिंग मैं देख लेता हूँ, लेकिन माना ही नहीं। एक काम करो, तुम ड्राइवर लेकर चली जाओ। मोनिका अपनी माँ को फोन करती है। अरे नहीं नहीं मोनिका, शादी के बाद अकेले आना अच्छा नहीं लगता, तुम रहने दो। मैं बोल दूंगी कि तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। मोनिका कपड़े बदलकर सोने चली जाती है। सुबह उठती है तो राकेश कुर्सी पर सो रहा होता है। मोनिका उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका तो शरीर गर्म होता है। अरे इन्हें तो बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्या हो गया राकेश को? तैयार होकर आया नहीं अभी तक? पिताजी, उनकी तबीयत खराब हो गई है, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ, आज वो घर पर ही आराम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, उससे बोलो नहाकर तैयार हो जाए। जी पिताजी, मैं बस आ ही रहा हूँ। किसी तरह राकेश तैयार होकर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन तुरंत चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे क्या हो गया इसे? कोई डॉक्टर को बुलाकर लाओ जल्दी से। ये क्या, आपका बेटा तो बुरी तरह से थका हुआ है, इसे तो रिलैक्स होने की जरूरत है। क्या बात है, ये काम इतना ज्यादा कर रहा है कि नींद भी पूरी नहीं हो रही है। अब जी हाँ, अब क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं मतलब, नई नई शादी हुई है तो बहू और बेटे को बाहर भेज दो, थोड़ा माहौल बदलेगा तो आराम भी मिल जाएगा। आखिर इकलौता बेटा है आपका, क्यों इसकी जिंदगी से खेल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, समझ गया मैं। घर आकर, अरे बहू, पैकिंग कर ले तू। और राकेश, 10 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हो घूमने के लिए। मोनिका को तो कान पर विश्वास ही नहीं होता। पर पिताजी, काम? हाँ बेटा, काम तो होता रहता है। अब तो हम लोगों का काम सेटल हो गया है। छोटे मोटे काम के लिए तो मैं हूं ही, बाकी 10 दिनों में तुम लोग वापस आ भी जाओगे। अपना ख्याल रखना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना।